जय श्री राम। तो ये है 2019 का सेट 1 और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यंग के द्विस्लिट में के प्रयोग में जो है किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I और व्यतिकरण प्रतिरूप की अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए I और I0 का रिलेशन होता है I बराबर I0 कोस स्क्वायर 5/2। ओके, अब फाई है मेरा कलांतर दिया नहीं है, पथांतर दिया, तो इसका रिलेशन क्या है? जो कलांतर होता है वो होता है 2π/λ इंटू जो भी मेरा पथांतर है। ठीक है, ये क्या है? पथांतर। अब पथांतर कितना है? λ/3 है, तो 2π/λ इंटू λ/3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π/3। तो मेरा 5/2 क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा मेरा π/3 यानी 60 डिग्री। और I आ जाएगा I बराबर I0 कोस स्क्वायर π/3। अब कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 डिग्री की 1/2, तो कोस स्क्वायर π/3 की क्या हो जाएगी? 1/4। तो I बराबर I0 इंटू 1/4। तो यह I/I0 बराबर आ गया 1/4, यानी कि इनका अनुपात क्या हो गया? I अनुपात I0। ये आंसर आ गया 1/4। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों याद करेंगे, कलांतर का और ये तीव्रता का, किसी बिंदु पर तीव्रता का महत्तम तीव्रता के साथ रिलेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा कि 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है जी। बिंदु A जो है 5A और 0 और बिंदु B है -3A और 4A के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। देखो हम जो है एक अपना XY निर्देश तंत्र बनाते हैं। ओके, ये X और ये Y। तो यहाँ पे मूल बिंदु पे ये आवेश रखा है 3 माइक्रोकूलम का। यहाँ कोई बिंदु हो गया A, इसकी डिस्टेंस क्या है? 5A और 0, और जो बिंदु B है वो है -3A, तो इधर -3A और ऊपर जो है 4A है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बिंदु होगा B। ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या है? तो मतलब ये X में तो इसकी डिस्टेंस है 3A। ठीक है, और ये Y की बना दी ना, Y की तो है 4A, बिंदु है -3A और 4A। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये तो होगी 3A यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, माइनस का मतलब इस साइड में बस, और जो है 4A ऊपर। ठीक है, तो ये दूरी होगी ऊपर की 4A। तो देखो अगर मैं समकोण त्रिभुज का यूज करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बिंदु B की मूल बिंदु से जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3A 4A का आ जाएगी 5A। ठीक है, जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आएगा इसके स्क्वायर। अब देखो बिंदु A जो है वो भी 5A की दूरी पे है यहाँ से 3 माइक्रोकूलम का आवेश से, और बिंदु B भी कितनी दूरी पे है? 5A की दूरी पे। अगर विभव निकाल लूँ मैं, VA क्या आएगा? ठीक है, किसी भी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है? K की वैल्यू 1/4πε0, वो आवेश क्यों अपॉन उसकी दूरी R। अब देखो K सेम है दोनों के लिए, 1/4πε0। क्यों आवेश सेम है? 3 माइक्रोकूलम का आवेश है और दूरी भी दोनों की 5A, यानी VA की वैल्यू जो होगी वो VB के बराबर होगी। तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा VA माइनस VB वो कितना हो जाएगा? वो VB की जगह भी VA रख देंगे तो वो आ जाएगा 0। भाई दोनों बिंदु पे विभव 0 आएगा क्योंकि दोनों इस बिंदु आवेश से समान दूरी पे है। विभव बराबर तो विभवांतर 0। ठीक है, विभव तो आएगा समान और विभव समान तो विभवांतर 0, मतलब अंतर नहीं है उनमें, दोनों वैल्यू समान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक सेल लगी है, देखो अच्छे से नहीं बना रखा है इन्होंने, कैपेसिटर जैसा बना दिया। ये 18 वोल्ट की है, ये 12 वोल्ट की है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम है और इसका जो है 1 ओम है। ठीक है, और इसके साथ समांतर क्रम में ये जो है वोल्टमीटर जुड़ा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। देखो ये जो सेल है 18 वोल्ट की, इसका आंतरिक प्रतिरोध दर्शा दिया 2 ओम का। ये 12 वोल्ट का, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का। ठीक है, और ये बिंदु A और B बना लिया हमने, इनके जो है बीच में विभवांतर हम निकाल लेंगे, वही जो इसकी वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। ओके, अब देखो
जो करंट हम पहुंचा इसमें, मान लिया इधर से आई करंट पहुंचा, आई करंट निकला। अब इधर जो वोल्ट मीटर की ब्रांच में हम करंट भेजेंगे नहीं, हम मानेंगे इसका प्रतिरोध अनंत है, तो वो आई करंट ठीक कहाँ जाएगा, इधर फॉलो करेगा ऐसे आई, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इसमें अंदर घुस जाएगा, ठीक है आई। अब जो है इसमें इसको भी ले लेते हैं सी और डी, और ए बी सी डी में जो है हम किरचॉफ का नियम लगा के धारा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए से बी जाते हैं, बी से डी, डी से सी, सी से बंद लूप ए बी डी सी ए में, ठीक है। देखो पहले हम इस जाए हमारे रास्ते में क्या है, बैंठ गया, हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस पे गए तो विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा, नीचे गिर रहे हैं हम तो माइनस के 18 वोल्ट लेंगे। अब उसके बाद क्या है, हम इधर जा रहे हैं, करंट हमारे विपरीत आ रहा है, करंट तो ऐसे आएगा, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। करंट हमने आई मानना है, तो 2 ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पे विभव परिवर्तन प्लस का 2i। उसके बाद हम ऐसे आ रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, हमें ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 ओम का प्रतिरोध है, आई करंट आया तो आई। उसके बाद हम इधर माइनस से प्लस सिरे पे पहुंचे, माइनस से तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, प्लस 12, और ए पे ही पहुंच गए तो बराबर कर देंगे 0 पे। इधर यहाँ पे 3i हो जाएगा, और माइनस के 18 प्लस 12 माइनस का 6 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। ये 3i बराबर 6, तो आई बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर, ठीक है। अब 2 एम्पियर का करंट है, अब ए और बी के बीच में देखना है हमें तो विभव, ठीक है, हमें तो ए और बी के बीच में देखना है, तो वी बी माइनस वी ए निकालते हैं, ए से जो है बी पे चलते हैं, तो क्या आएगा, पहले 18 वोल्ट की बैटरी आएगी, ठीक है, तो माइनस के 18, और जो है अब 2 एम्पियर का करंट, 2 ओम का प्रतिरोध, तो ये क्या होगा प्लस के 4, यानी कि माइनस के 14 वोल्ट। अब माइनस का मतलब क्या है कि जो बी है वो ए से 14 वोल्ट कम है, ठीक है, ये इसलिए माइनस है कि बी में से घटा है तो 14 वोल्ट, मतलब ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वो कितना आ गया, 14 वोल्ट, और यही जो वोल्ट मीटर पड़ेगा, यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 वोल्ट का, 14 वोल्ट, ओके। तो कोई इसका एक आई थिंक कि ये शॉर्टकट होना चाहिए कि जैसे इसको मैं V1 बोल देता हूँ, और इसको R1, इसको V2 और इसको R2, तो यानी V1 गुणा R2 प्लस V2 गुणा R1 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। अगर दो सेल अलग अलग विभव की समांतर क्रम में जुड़ी है, तो अगर मैं इसे लगाऊँ तो 18 एकम 18 और 12 दूनी 24, और 18 और 24 कितना हो जाएगा 42, और बटे R1 प्लस R2 3, यानी आंसर कितना आ गया 14 वोल्ट। पता नहीं यार, ऐसे ही मैं तो आंसर को देख के सोच रहा था कि ये ट्रिक जो है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको बाद में कंफर्म करके बताऊंगा मैं, फिलहाल ऐसे तो आंसर जो है आ ही रहा है हमारा 14 वोल्ट। अगला देखो, ये कह रहा कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के जो समीकरण है वो क्रम से ही है, ई बराबर, ये मतलब पीक वैल्यू होगी इसकी 220√2, ये इसकी कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ये 15√2 इसकी पीक वैल्यू, और कला पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। तो जो है ई तथा आई के बीच में कलांतर तथा परिपथ में शक्ति 6। कलांतर निकालने के लिए क्या करना है, बड़ी कला में से छोटी कला को माइनस कर दो, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा कट जाएगा, पाई बाई 6 और माइनस माइनस पाई बाई 6 जुड़ जाएंगे, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, यानी कि कलांतर हो जाएगा मेरा, कलांतर हो जाएगा। अभी क्लियर आया यार, ऐसे कैसे, अभी क्लियर नहीं है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ठीक है, पूरी कलर इसमें से इसकी घटा दो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 3, ये आ गया कलांतर। अब जो है शक्ति 6 निकालना है, शक्ति 6 क्या होता है, P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, कलांतर को ऐसे फाइव लिख लेते हैं, 5, ठीक है। अब वी आर एम एस क्या होता है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे तो आर एम एस वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, इसकी इक्वेशन है ई बराबर ई नोट साइन जो है जो भी कला है इसकी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो ई नोट है पीक वैल्यू, उसको √2 से भाग देंगे तो वी आर एम एस इसकी 220 और इसकी
15 आएगी। ठीक है, तो यहाँ भी VRMS 220, IRMS 15, और जो कोस π/3 कितना होगा, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, 2 से कट जाएगा 110 आ जाएगा, और हमें पता 15 दाम 150, 15 एकम 15, 165, 1650 वाट। ये आ गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेरक में धारा जो है I बराबर 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा t क्रम से एम्पियर व सेकंड में है। ओके जी, I एम्पियर में, t सेकंड में। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो 10 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व तथा प्रेरक में 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा। तो हमें पता है स्वप्रेरकत्व क्या होता है, L बराबर -E/dI/dt। अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो माइनस माइनस तो छोड़ दो, ये इतना, ये क्या दे रखा है 10 मिलीवोल्ट है, और I क्या है, I है क्या था भाई 5 + 16t, 5 + 16t। तो dI/dt क्या आ जाएगा, dI/dt आ जाएगा भाई, ये तो 5 का तो अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस ये 16t का 16 हो जाएगा, तो dI/dt आ जाएगा 16। तो L आ जाएगा मेरा जो है 10/16। और देखो क्योंकि ये मिली वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर है कि हेनरी होता है, मिली है, तो आंसर आएगा मेरा कितना भाई, मिली हेनरी में। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है 10/16 की 0.625, है नी, फेमस है तो गुणा भाग मिली हेनरी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, तो 6.25 गुणा भाई -3 तो वो, और एक 0.6 को 6.25 लिखा तो -4 हेनरी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 सेकंड तक करंट क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में करंट IT की वैल्यू जो है वो रख दो, कितनी बोला 1, तो I बराबर 1 सेकंड पर करंट, उसको I0 लिख लेते हैं, 1 सेकंड तक करंट प्रवाहित हुआ I0 बराबर, ठीक है, वो हो जाएगा 5 + के 16 एकम 16, यानी कि 21 एम्पियर। और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर 1/2 LI0²। ठीक है, जो भी मैक्सिमम करंट जहाँ तक पहुँचा, तो 1/2 L की वैल्यू कितनी है, ये है 6.25 × 10 की पावर -4, 6.25 × 10 की पावर -4 गुणा जो है 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है नी। तो 441 को हम लगभग करके 440 मान लो, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 220 हो जाएगा, ठीक है नी। और 6.25 को लिख सकते हैं 25/4 गुणा जो है लगभग 220, वैसे 220.5 होगा, उसको लगभग 220 ही लिख लेते हैं ना, गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 55, ठीक है, गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, इनकी गुणा करेंगे तो 25 पंजी कितना होता है 125, 1250, और 25 पंजी 125, तो 1375 गुणा 10 की पावर -4 जूल, यानी कि 0.1375 जूल, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और ये वाला याद रखना है, और थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, हल्का सा बस, है नहीं, तो बाकी कुछ नहीं है। ये स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला, ये संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, बाकी सब वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि चित्र अनुसार 4 बिंदु आवेश है, क्यों 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 एक ए भुजा वाले वर्ग के कोणों पर रखे, ठीक है, इसकी भुजा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वर्ग है एक स्क्वायर। आवेश क्यों पर परिणामी विद्युत बल, ये जो क्यों आवेश है इस पर परिणामी विद्युत बल तथा निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो, ये ए है, ये भी ए है, चलो कुप्पी पे बना लेते हैं। देखो ये आवेश क्यों, ये स्मॉल क्यों, स्मॉल क्यों, ये दूरी ए, ये भी ए, तो ये जो विकर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा √2a। ठीक है, ये विकर्ण क्या आ जाएगा √2a, वर्ग का विकर्ण। ओके, तो इस क्यों पे बल लगाना, इस क्यों पे एक तो ये क्यों बल लगाएगा, ये क्यों बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है,
ठीक है। अभी हमें पता है कोण भी 45 को होगा, ये कोण भी 45 को होगा, क्योंकि विकर्ण जो है इस 90 के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है। अब ये क्यों इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है, और ये क्यों इस पर बल लगाएगा इस दिशा में। दोनों क्यों आवेश बराबर है तो दोनों के बल भी बराबर होंगे। बल भी बराबर होंगे तो उनका जो परिणामी बल होगा वो जो होगा बराबर बराबर, मतलब ये 90 के पे है दोनों बल, तो 45 45 पे। ठीक है। मतलब इसके इस क्यू वाले के बल को अगर मैं F1 कह दूं, ठीक है, और इस स्मॉल क्यू के बल को मैं F2 बोल दूं, और इस स्मॉल क्यू के बल को भी मैं F2 ही बोल लेता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर दूरी पे है, तो बराबर ही बल लगाएंगे। परिमाण में परिमाण लिख रहे, तो इस F2 का मेरे को यहाँ पे 45 डिग्री का घटक लेना पड़ेगा, F2 कोस 45। ठीक है जी, F2 कोस 45, और इसका भी मेरे को जो है 45 डिग्री का घटक लेना पड़ेगा, F2 कोस 45। तो जो परिणामी बल F होगा वो जो F2 दो बार तो आएगा F2 कोस 45, ठीक है, और एक बार आएगा F1। ओके। अब जो F2 वाले जो बल लगा रहे हैं वे इससे a दूरी पे है, ठीक है, स्मॉल क्यों आवेश है, तो 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यों बड़ा क्यों बटे दूरी a का स्क्वायर गुणा कोस 45 का मान 1/√2 प्लस जो F1 बल लगा रहा है वो क्यों आवेश है, क्यों आवेश पे लगा रहा है, उसकी दूरी √2a है, √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों स्क्वायर बटा क्यों गुणा क्यों स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। ओके। तो ये जो है आंसर आ जाएगा, इनको थोड़ा जोड़ घटा कटा पटा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा कितनी आर स्क्वायर, जो आर सॉरी खाली आर, जो भी उनके बीच की दूरी है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर तो बल ही हो जाता है भाई, है नहीं। तो देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटाए, एक बार क्यों बटाए, एक बार क्यों बटाए, एक बार क्यों बटाए, तो 4 बार तो आएगा क्यों बटाए। एक बार इन दोनों के बीच में आ जाएगी तो ये √2a हो जाएगा, एक बार इन दोनों के बीच में आएगी तो रूट जो है क्यू स्क्वायर, ये भी इनकी दूरी भी √2a, यानी स्थितिज ऊर्जा जो होगी 4 बार तो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटा ए, 4 बार। देखो ये क्यों ये क्यों, ठीक है, प्लस एक बार जो है ये क्यों और ये क्यों लेना पड़ेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा बटे दूरी इनकी कितनी है √2a है, √2a प्लस एक बार ये दोनों लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनकी दूरी क्यों स्क्वायर बटा इनकी भी √2 है, कॉमन वोमन लेके चीजें जुड़ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ओके। और इस वाले को तो याद ही रखना है, जो है फोर्स जो है क्योंकि सदिश राशि है ना तो भाई दिशा के हिसाब से जुड़ती है घटक, ठीक है। अगर दो बराबर चीज हो, देखो इसको तो याद ही रखना, जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या बराबर है a और a, इन दोनों के परिणामी दूरी क्या आती है √2 आती है, नहीं ऐसे भी अगर दो फोर्स एक दूसरे से बराबर 90 डिग्री पे है, ये f है ये भी f है, तो उनकी परिणामी √2f आएगी, ठीक है। जो 2f2 कोस 45 को हम निकालें, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 से 2 कट के √2 आ जाएगा, यानी √2f2 आएगी वैल्यू फिर भी, ठीक है, वही हम कह रहे हैं। ओके। तो थोड़ा जल्दी में बता दिया ये क्वेश्चन आई थिंक, बट टफ नहीं है नहीं। ये फॉर्मूला याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा का जितने भी आवेशों के जोड़े बन सकते हैं ना उतने, जैसे जोड़े एक्चुअली बनते कितने हैं, जैसे यहाँ पे 4 आवेश हैं और तो 4c2 इतने जोड़े बनेंगे, 4c2 की वैल्यू निकालोगे तो 6 आएगा, 6 ही जोड़े बन रहे हैं, 6 यहाँ और एक और ये 4 यहाँ, एक 5 और 6। अगर 3 आवेश होते 3c2 इसकी वैल्यू कितनी आती है 3 टर्म्स होते हैं उसमें, अगर 2 ही होते 2c2 उसकी वैल्यू 1 नहीं आती, 2 ही है आवेश तो ये फॉर्मूला है ना, एक ही टर्म आएगा उसमें। ओके। अगर n आवेश है तो nc2 यानी n × n-1, जैसे 10 आवेश हो गए तो 90 जोड़े बनेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा कि एक जो धारामापी है उसका प्रतिरोध जो है 50 ओम है तथा संपूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए जो धारा है वो 0.05 एम्पियर है, मतलब 0.05 एम्पियर तक की वो धारा दिखा सकता है पूर्ण विक्षेप उसका, ठीक है, पूरा विक्षेप हो जाएगा इतने करंट में, इससे ज्यादा आएगा तो टूट टाट जाएगा, वो जल जाएगा फूक जाएगा। इसे धारामापी को 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के संट के आवश्यकता होगी, ठीक है, संट की लंबाई निकालनी, संट का परिच्छेद क्षेत्रफल दे दिया
और उसका विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया। देखो जब इसका प्रतिरोध 50 ओम है तो धारा जो है कितनी नाप सकता है, 0.05 एम्पियर। अब धारा को हम 100 गुना बढ़ा रहे हैं, 0.05 एम्पियर को 5 एम्पियर, तो प्रतिरोध को 100 गुना कम करना पड़ेगा। यानी कि देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की धारा गुणा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बराबर एमीटर की धारा और गुणा एमीटर का, अबे आई लिखते हैं इसको खाली जी लिख देते हैं, और अमीटर का प्रतिरोध। ओके, इसकी वैल्यू है 0.05 एम्पियर, उसको लिख सकते हैं हम 5/100 एम्पियर। इसका प्रतिरोध है 50 ओम बराबर, यहाँ से धारा नापनी हमें 5 एम्पियर की, और इसका प्रतिरोध कितना रखे भाई हम, ठीक है। तो एमीटर का प्रतिरोध यहाँ से जो है 5 से 5 कट जाएगा, ये 50/100 कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 बराबर R, यानी एमीटर का प्रतिरोध हमें 1/2 ओम करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, धारा 100 गुनी बढ़ानी है तो प्रतिरोध भी 100 गुना घटा देना पड़ेगा, 50 ओम से आधा ओम कर दिया, ठीक है। अब ये 1/2 ओम प्रतिरोध क्या होगा, जो भी गैल्वेनोमीटर है मेरा उसके साथ समांतर क्रम में मैं जो है एक संट जोड़ूंगा, उस संट का प्रतिरोध हम मान लेते हैं R है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध आना चाहिए मेरा RA, ठीक है, यानी 1/RA बराबर होगा अमीटर का प्रतिरोध, ये दोनों चीजें मिलकर मीटर होगी, ये होगा 1/R प्लस 1/G, या बोले इसका प्रतिरोध कितना था, 50 ओम था, 50, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं RA बराबर 50R बटे 50 प्लस R। ओके, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कैसे हुआ, ठीक है। RA की वैल्यू क्या है भाई, एलसीएम लिया 50R 50 बटा, फिर पलट भी दिया 1/RA का RA कर दिया ना, है ना। इसका मान है 1/2 ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 प्लस R की 1 में मल्टीप्लाई, 50 प्लस R बराबर 2 की 50R में मल्टीप्लाई बराबर 100R, ठीक है। ये R जो है घटा में चले गया, 50 बराबर 99R, तो R कितना आ गया, R आ गया 50/99, ठीक है, 99 भाग आ गया ओम। पर हमको पता है R बराबर होता है रो L बटा A, प्रतिरोध होता है R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध रो L लंबाई बटा A, ठीक है। रो की वैल्यू दिया है इसने 5 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, और A दिया है मेरे को 2.97 × 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10⁻⁻4 से और गुणा करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, याद रखना है भी जिसको नहीं पता, वैसे सबको पता होना चाहिए। तो 2.97 गुना पर कुछ महारथी होते हैं जब पेपर से जस्ट पहले पढ़ना शुरू करते हैं, है नहीं, तो ये हो जाएगी A की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे R बराबर रो L बटा A में R कितना है, दोबारा लिख लेते हैं, R है 50/99, रो है मेरा 5 × 10⁻⁻ के साथ, 5 × 10⁻⁻ के साथ, L हमें निकालना है, A है 2.97 × 10⁻⁻6। ओके, अब देखो 5 से ये 50 कट के ये 10 बन जाएगा, ठीक है, और जो है 10⁻⁻7 जो है इसको नीचे ले आते हैं, -7 में से -6 कट के 1 बच जाएगी, ठीक है। इसकी गुणा भी इधर हो जाएगी, 10 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 99 गुणा 2.97 गुणा पावर कितनी बचेगी, 10⁻7 नीचे आ गई, प्लस की 7 होगी, उसमें से माइनस की 6 निकली, तो कितनी बची, प्लस की 1 बची ना, 10 बराबर 99L। ये 100 हो जाएगा 10 × 10, उसकी 2.97 में गुणा करके हो जाएगा 297, 297 बराबर 99L, 99 से 297 कट के आएगा 3, ठीक है, 100 थी 300 होता है, 99 थे 297, L बराबर आ गया 3 मीटर, 3 मीटर उसकी लंबाई होगी। ओके, ऑल राइट, पास, बोलो जय श्री राम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, गैल्वेनोमीटर का करंट गुणा उसका प्रतिरोध बराबर एमीटर का करंट गुणा उसका प्रतिरोध, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में एक संट जोड़ के उसको एमीटर बनाते हैं, ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध निकाल लो और फिर रख दिया R बराबर रो L बटा A।
देखो अगला क्वेश्चन है, नाभिक के विखंडन नाभिक के संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर करता रहेगा, हमें तो न्यूमेरिकल करना। सो दिए गए विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा क्यू का मान ज्ञात करिए। देखिए इधर क्या है, यूरेनियम है, एक न्यूट्रॉन है, इधर जीनियम जीनियम जीनोन स्ट्रोंशियम और ये 2 न्यूट्रॉन है और ये क्यों ऊर्जा निकली है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर वालू का द्रव्यमान जोड़ेंगे, इधर वालू का द्रव्यमान जोड़ेंगे, फिर इसमें से इधर वालू का घटा देंगे, द्रव्यमान क्षति निकल जाएगी। द्रव्यमान क्षति की हमें जितने भी AMU होगा उसमें 932 की गुणा करके जो है ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जुड़ रहा है, इधर 2 न्यूट्रॉन जुड़ रहा है, तो इसको एक को घटा में ले जाओ। ठीक है, इधर एक न्यूट्रॉन जोड़ लेंगे बस, और यूरेनियम 235 के द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान ये और ये जोड़ के और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये तीनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, उसमें 932 की गुणा कर देंगे। क्योंकि जो ऊर्जा क्षति होती है वो क्या होती है, होती है जितना भी द्रव्यमान क्षति हुआ है उसको ऊर्जा में बदल दो। द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदलते, E बराबर mc² से। इसमें बदल बदल के सीधा दे रखा है कि इतने द्रव्यमान में इतनी ऊर्जा हो जाती है। तो ये कॉपी पे किया था थोड़ी देर पहले। देखो इधर ये यूरेनियम का द्रव्यमान है, ठीक है, किसका 92 यूरेनियम 235 का। इधर जो है इन तीनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया मैंने, जिनोन के द्रव्यमान को, स्ट्रोंशियम के और न्यूट्रॉन के, तीनों को जोड़ के इतना AMU आ गया। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, जोड़ घटा ही है। उसमें से जो है यूरेनियम के द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान को जो है घटा दिया, इसमें से घटा दिया, इतना AMU मेरा आंसर आ गया। इसमें से इसको घटाया। अब इसमें जो है मैंने ध्यान नहीं दिया कि 932 आंसर दे रखा है, तो 931 से गुणा कर देती है। आप जो है 932 से गुणा कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से 932 कह रहा है। ठीक है, उसमें गुणा करके आंसर आ गया, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है ऊर्जा प्राप्त हो गई। हमें ये क्यों की वैल्यू आ गई। देखो सिंपल, देखो राइट साइड वाले जो भी है उनके द्रव्यमान जोड़ो, लेफ्ट साइड के द्रव्यमान में से उसको घटा दो। ठीक है, और उसमें 931 की उस द्रव्यमान की ऊर्जा में बदल दो, उसकी गुणा कर दो, ये आंसर आ जाएगा। है नहीं सिंपल सी चीज। अब यार मैं तुमको ये सिखाऊंगा, भाई 7 6 4 10 3 13 का 3 का कैरी 1 8 5 13 6 19 1 20 का 0, जो भी है यार कर लो, गुणा घटा गुणा जोड़ सब कुछ। है नहीं आसान है ना। चलो अब आखिरी न्यूमेरिकल बचा है, इसको देखते हैं। देखो ये कह रहा कि एक प्रकाश किरण जो है समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करती है। ठीक है जी, 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कर रही। तो प्रिज्म से गुजरने वाले, जो प्रिज्म में जब प्रकाश गुजरेगा, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली कह रहा है कि जो है उसको इसके प्रिज्म के अपवर्तनांक से भाग दे दो। है नहीं, कि प्रिज्म में जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे इसका अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। बट एक्चुअली हमें पता है कि प्रिज्म के लिए अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, बट वो सब हमें इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर sin A प्लस डेल m/2 अपॉन sin A/2। अब A की वैल्यू क्या है, अब देखो समबाहु कांच का है, समबाहु मतलब तीनों ये बराबर है, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, यानी तीनों कोण कितने होंगे 60 डिग्री। यानी A का मान, प्रिज्म कोण का मान है 60 डिग्री और अल्पतम विचलन कोण है 30 डिग्री। 60 और 30 90, 90 को 2 से भाग करे 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। लेंगे 60 को 2 से भाग करे 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा, 2/√2 उत्तर आ जाएगा √2। यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक आ गया √2। प्रिज्म में प्रकाश की चाल आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे √2। ओके, अब देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि AB पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि जो निर्गत किरण है वो पृष्ठ AC को स्पर्श करते हुए निकल जाए। ओके, ये कह रहा है कि
देखो इस पृष्ठ के लिए हमको आपतन कोण ज्ञात करना है, यहाँ पे प्रकाश आएगी, ताकि जब प्रकाश जो है यहाँ से जाए तो वो जो है ऐसे इसे इस पृष्ठ से चिपक के जाए, है नहीं, स्पर्श करता जाए, मतलब इस पर जो लंब डाला जाएगा वो लंब ऐसे कोण बनाए 90 डिग्री का। यानी कि मतलब जब अपवर्त जो बाहर प्रकाश निकल के जाता है, अपवर्तित किरण अगर वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यानी जो आपतित किरण, आपतित जो कोण है वो कितना होना चाहिए, वो क्रांतिक कोण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोण है ये अभिलंब है, ये इस पृष्ठ के लिए आपतित है, तो ये होना चाहिए क्रांतिक कोण। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से एक बार इसको बना लेते हैं। ये मान लिया प्रिज्म हो गया। ओके, ये एंगल जो है 60 डिग्री का है ही है। इधर इस पृष्ठ पे प्रकाश आके टकराया और इधर हमने अपना खींच दिया लंब। ओके, तो ये हो गया मेरा आपतन कोण आई। ठीक है, अब ये जो है ऐसे जाएगा, इधर ये कोण है R और इधर इस पृष्ठ से भी जाके टकराएगा। ठीक है, ये डल गया लंब और जो ये बाद में प्रकाश जो है इस पृष्ठ को छूता हुआ निकल जाएगा, यानी ये 90 डिग्री है। और ये मेरा इस पृष्ठ के लिए जो R डैश कोण बोलते हैं, इस पृष्ठ के लिए मेरा आपतन कोण है, इस वाले पृष्ठ के लिए AC के लिए ये AB है और ये AC है। और हमें पता है जब ये 90 डिग्री पे जाए बाहर निकलने वाली प्रकाश जो आपतित प्रकाश है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरा क्रांतिक कोण से डलना चाहिए। यानी क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है कोसेक R डैश बराबर इसका अपवर्तनांक जो कि कितना है, √2 आया है। ठीक है ना, √2 आया था इसका अपवर्तनांक। तो जो हमें पता है कोसेक में √2 की वैल्यू क्या होती है, R डैश की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, हम देखो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा आगे तक मिलाऊं, हमको पता है ये कोण कितना 90 का है, ये कोण भी 90 का है, ये दोनों तो 180 हो गए। अब चतुर्भुज में जो है चारों कोण होते हैं 360, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब ये 120 आ गया, R डैश की वैल्यू आ गई 45, तो 120, इन दोनों को होना चाहिए था 60 पर ये 45, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। ठीक है, यानी R आ गया मेरा 15 डिग्री। और हमें पता है साइन I बटे साइन R बराबर होता है किसके बराबर होता है भाई, किसके अपवर्तनांक के। क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, याद आया। तो n की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो साइन I बराबर √2 इंटू R की वैल्यू कितना है 15, साइन 15, और साइन 15 का मान इसने दिया है क्वेश्चन में √3 - 1 बटे 2 √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। I की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स √3 - 1 बटा 2, यह आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो पता चला होगा ना इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इजी सवाल था, 2 सवाल थे मतलब इसमें एक में, है नहीं। क्रांतिक कोण पे पड़ेगा, ये क्रांतिक कोण निकाल लिया 45, ये 45, ये 120, तो ये आया 15, फिर स्नेल का नियम लगा दिया। ठीक है, ओके। इसने देखो इसने आपतन कोण आई दिया है 45 डिग्री। एक्चुअली इस बाबूजी ने यहाँ वाले जो पहले वाले जो सिस्टम था उसका आपतन कोण दे दिया। इसका देखो 60 प्लस साइन I बटा साइन R होता है अपवर्तनांक, तो यहाँ पर ये कितना है, ये 60 मतलब 60 और 30 90 बटे 2 45 हो जाएगा। बट दूसरे वाले केस में जो है, ये तो केस भी किसका है, डेल्टा मिनिमम वाला केस था, नहीं मिनिमम, जबकि दूसरे वाले केस में जो प्रकाश वो आपतित किरण अलग है, इसमें R और R डैश भी अलग है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला आई आएगा वो ये आएगा साइन इनवर्स √3 - 1 बटा 2। तो इसी के साथ इस सेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल थे यार, है ना, तो सारे हो गए खत्म। बोलो जय सिया राम।